नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भारतीय संविधान के 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भाग 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालाँकि इससे पहले हमने पहली वीडियो में भाग 5 के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया था कि हमने भाग 5 में क्या-क्या पढ़ना है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बाँटा गया और जो पहला अध्याय है उसमें जो उपबंध किए गए हैं वो राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 52 से 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। लेकिन आज चूंकि मसला सिर्फ राष्ट्रपति को लेकर है तो इसलिए आज हम सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। आज सिर्फ यही हमारा मेन प्रश्न है कि आखिरकार भारत का राष्ट्रपति बन कौन सकता है। क्या आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं? आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा न करके सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है? और अनुच्छेद 53 भी क्या कहता है? वो कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर है? मतलब संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन अगर प्रश्न ये आता है कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल तो आपने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि आखिरकार भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है, तो वह आर्टिकल अनुच्छेद 54 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखो भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है, कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति, तो उसके लिए अनुच्छेद 58 में उपबंध किए गए। क्या क्या? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरी बात, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब लाभ के पद कौन कौन से नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ के और राज्यों के मंत्री, ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि इन्हें कुछ सुविधाएं इतनी विशेष सुविधाएं मिलती हैं कि वो लाभ ही लाभ है, लेकिन वो लाभ के पद पर नहीं आते। क्लियर है? तो वह व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहीं पर एक और विचित्र बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो व्यक्ति खड़ा तो हो सकता है, लेकिन उसे जो वोट देने वाले व्यक्ति, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है, जो निर्वाचक मंडल है, जो निर्वाचक गण है, एक निर्वाचक मंडल होता है आर्टिकल 54 के अनुसार। जो निर्वाचक मंडल है यानी कि जो जो लोग उसे वोट देने वाले, वह व्यक्ति उसे अनुमोदन करें और समर्थन करें। मतलब उन्हीं में से 50 व्यक्ति तो उसे प्रस्तावित करेंगे और 50 व्यक्ति उसे अनुमोदित करेंगे। ये कंडीशन है राष्ट्रपति के इलेक्शन पर खड़े होने के लिए। कौन व्यक्ति हैं? जो व्यक्ति निर्वाचक मंडल में है। तो पहले ये जान लेते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति हैं। तो निर्वाचक मंडल में जो व्यक्ति हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। ध्यान रखना, मनोनीत नहीं है, निर्वाचित सदस्य। सेकंड है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी वोट
देते हैं राष्ट्रपति को, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। वोट कौन करते हैं? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट देते हैं। और तीसरे नंबर पर 70वां संविधान संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में। तो उसके अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी बोलते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये लोग निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति को वोट डालने वाले लोग। आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, लेकिन निर्वाचन जो होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपको पता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट नहीं देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। हालांकि वो अलग बात है, जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो यही व्यक्ति जो मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति को चुनने में वो भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हैं या मनोनीत हैं, वो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, दिल्ली और पांडिचेरी के भी निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। वोट कौन नहीं देगा? तो वोट कौन नहीं देगा? एक तो जो मनोनीत सदस्य हैं, चाहे तो वो विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हों, चाहे वो संसद, लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हों, ये लोग वोट नहीं देंगे। और विधान परिषद के दोनों सदस्य, चाहे तो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो भी वोट नहीं देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते, क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, कहीं कहीं मतलब द्विसदनीय विधानमंडल है, एक तरफ विधानसभा एक तरफ विधान परिषद, ठीक है। तो ये लोग वोट देने वाले लोग। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात हम करते हैं, राष्ट्रपति, ये लोग तो वोट देंगे, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, उसकी जो रीति है, जो पद्धति है, वो क्या है, वो आर्टिकल 55 में बताया गया है। आर्टिकल 55 में क्या गया है? चुनाव की रीति या पद्धति। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक अधिनियम, एक एक्ट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। मतलब ये अधिनियम बना था कि जो निर्वाचन आयोग है वो तो अपने तरीके से चुनाव कराए गए, लेकिन कुछ और ऐसे उपबंध हैं जो इस अधिनियम में शामिल किए गए, ठीक है। तो आर्टिकल 55 में जो चुनाव की रीति है, वो रीति क्या होगी, किस प्रकार से चुनाव होगा? देखो, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य और जो
संसद के सदस्यों का मत मूल्य है वो एक समान होगा। मतलब जो अनुपात है संसद के सदस्यों के मत मूल्य का भी और राज्य की विधानसभाओं के मत मूल्य का भी, उनका अनुपात एक रखा जाएगा। मतलब एक रूपता, समतुल्यता उनके मत मूल्य में होनी चाहिए। यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरी बात जो इसके साथ शामिल है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा संपन्न होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम, ये ऐसा बोल सकते हैं, ट्रांसफरेबल भी बोल सकते हैं, ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति को वोट दिया जाएगा। मतलब ये है कि ये जो वोट दिया जाएगा वो वरीयता के अनुसार दिया जाएगा कि पहले किसे पसंद किया फिर दूसरी किसे पसंद किया। इस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक प्रश्न ये बन जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होगा, जो मैं पीछे अभी जिक्र कर रहा था, तो उस व्यक्ति को कितने लोग अनुमोदित करेंगे, कितने लोग अनुसमर्थन करेंगे, या मतलब कितने लोग प्रस्तावित करेंगे, कितने लोग उसे समर्थन करेंगे। मैं बताया तो आपको 1977 में ये डिसाइड हुआ कि 1997 तक 10 व्यक्ति आपको अनुसमर्थन करेंगे, 10 व्यक्ति आपको प्रस्तावित करेंगे। रहा कि 10-10 व्यक्ति आपको समर्थन देंगे, 10 व्यक्ति आपको प्रस्तावित करेंगे और आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन 97 में यही संख्या जो 10-10 की थी वो बढ़ाकर कितनी कर देगी, 97 से ये संख्या 50-50 कर देगी। ठीक है, यानी कि 50 व्यक्ति आपको प्रस्तावित करेंगे, 50 व्यक्ति आपको अनुसमर्थन देंगे। और ये 50 और ये 50 दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब कुल मिलाकर 100 व्यक्ति जो निर्वाचक गण हैं, जो राष्ट्रपति को चुनाव में वोट डालते हैं, तो ये 100 व्यक्ति अलग अलग होंगे जो अनुसमर्थन करेंगे, 50 व्यक्ति और 50 व्यक्ति प्रस्तावित करेंगे। अब कंडीशन 50-50 की है। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो आपको निर्वाचक गण कम से कम किसी भी राज्य की विधानसभाओं के 50 सदस्य आपको अनुसमर्थन करे, 50 सदस्य आपको जो है प्रस्तावित करें, यानी 100 विधायक आपको जानेंगे या 100 एमपीज आपको जानेंगे, ये दोनों मिलाकर 50 विधायक 50 एमपीज आपको जानेंगे, तब जाकर आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो यहां पर एक देखने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में आखिर जीतता कौन है। तो आज तक यही रहा है कि जो सरकार समर्थित व्यक्ति होता है वही राष्ट्रपति के इलेक्शन में चुनाव जीतता है। मतलब जो सत्ता पक्ष है अगर वो किसी व्यक्ति को लेकर आ रही है तो वही व्यक्ति अमूमन इलेक्शन जीतता है। लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी और बीबी गिरी के मामले में ये हो नहीं पाया था, क्योंकि 1969 में जो नीलम संजीवा रेड्डी थी, जो कांग्रेस समर्थित गवर्नमेंट थी, वो लेके आए थे नीलम संजीवा रेड्डी को। और जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थोड़ा सोचते थे कि नीलम संजीवा रेड्डी अगर ये बनेंगे राष्ट्रपति तो मेरे काम में थोड़ी अड़चन आ सकती है, तो वो बीबी गिरी को लेके आई और बीबी गिरी इलेक्शन जीते, नीलम संजीवा रेड्डी इलेक्शन हारे। ऐसा पहली बार हुआ जो सरकार समर्थित व्यक्ति इलेक्शन नहीं जीत पाया। और बीबी गिरी को इलेक्शन जीतने के लिए यह भी कहा जाता है कि अंतःकरण की आवाज पर वो चुनाव हुआ। अंतःकरण की आवाज का मतलब है कि उन्होंने अपील की लोगों से कि अपने मन से, मतलब अपने मन से मुझे वोट देना, क्योंकि राष्ट्रपति को वोट आप दे रहे हो, आप किसी सरकार को वोट नहीं दे रहे हो, आप एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हो जो आपके देश का राष्ट्रपति बनेगा। तो बीबी गिरी आखिरकार राष्ट्रपति बने और नीलम संजीवा रेड्डी हारे। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो है और कोई व्यक्ति सरकार समर्थित अगर आया हो वो चुनाव ना जीता हो। अधिकतर सरकार समर्थित व्यक्ति ही चुनाव जीतता है। ठीक है, तो कितने कितने व्यक्ति की जरूरत है, 50-50। 50 व्यक्ति आपको प्रस्तावित करेंगे, 50 व्यक्ति आपको अनुसमर्थित करेंगे। तो यहां पर एक और मेन खास बात यह आती है कि चुनाव जो संपन्न होता है तो
उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य हम कैसे निकालते हैं, सांसद के मत मूल्य कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान ये किया गया है कि यदि किसी राज्य के विधान सभा के सदस्य, मतलब वो भी कितना सदस्य है, एक सदस्य, ये भी ध्यान रखना, एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, का मत मूल्य। तो मत मूल्य निकालेंगे उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, फिर हम 1000 से भाग कर देंगे। तो हमारे पास एक सदस्य के, उस राज्य के एक सदस्य के मत का मूल्य निकल कर आ जाएगा। और यदि हमें पूरे उस राज्य के सारे ही सदस्यों का मत मूल्य जानना हो तो क्या करेंगे हम, तो उस राज्य के सारे सदस्यों का मत मूल्य जानने के लिए हम उस राज्य के एक सदस्य के मत मूल्य को उस राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास उस राज्य के सारे सदस्यों का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। और एक बात और है, यहां पर जो जनसंख्या रखी गई है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, कि जनसंख्या कौन सी मानी जाएगी, मतलब उस राज्य की जनसंख्या का आधार वर्ष तो 1971 में जो जनगणना हुई थी, जो 1971 में जनगणना हुई थी, ये वही जनसंख्या यहां पर रखी जाएगी। ठीक है, समय समय पर इसे बढ़ाया गया कि 1971 की जनगणना का आधार जो रखा गया है वो 2026 तक यही रहेगा। 2026 वाला कब ये हुआ, ये 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, और ये बताया गया कि 2026 तक 1971 की जनगणना का आधार वर्ष ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए माना जाएगा। आती है इतनी बात समझे। वहीं पर यदि ये तो विधानसभा के सदस्य का मूल्य हो गया, वहीं पर यदि एमपीज यानी कि संसद के सदस्य का मूल्य, संसद के यहां पर भी एक सदस्य का मूल्य आएगा, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य हम कैसे निकालेंगे, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य हम निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो सभी राज्यों की निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, ठीक है, बटे संसद के सदस्यों की संख्या। मतलब सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कितना था, सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों या विधानसभा, यहां पर लिख लीजिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कितना आता है, वो आता है 59474 इंटू संसद के सदस्य कितने संसद के सदस्य हैं आपको पता होगा। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा के कितने सदस्यों के लिए इलेक्शन होता है, 543, और राज्यसभा के 233, तो कितना हुआ 67776। हम 776 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 708। ये आया संसद के एक सदस्य का मूल्य। क्या है, संसद के एक सदस्य का मूल्य। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं कि संसद के सारे सदस्यों का मत मूल्य कितना आएगा, 708 इंटू 776 को हम गुणा कर देंगे तो 5494। देखो ये जो है
5,49,474 ये समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य है। और इतना ही मत मूल्य संसद के सदस्यों का मत मूल्य है। आपको पता चल गया कि संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य 700 वाट आता है, और अगर हम वहीं अगर संसद के सारे सदस्यों का मत मूल्य निकालेंगे 549,474 आता है। ठीक है, और वहीं अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका की, तो अमेरिका में हमारे यहाँ टोटल देखो, हमारे यहाँ टोटल कितने व्यक्ति वोट डालते हैं? 4,896। कितने वोट डालते हैं हमारे यहाँ? 4,896। 4,896 वोट हमारे यहाँ डालते हैं। और वहीं अमेरिका में कितने व्यक्ति वोट डालते हैं? अमेरिका में 57, जिनमें से 4,120 व्यक्ति तो हो गए विधानसभा, ठीक है, विधानसभा से, और लोकसभा से आपको पता ही है 543, और राज्यसभा से 233। यहां पर इसे टोटल कर देते हैं, या 6 या 9 और 5 1 6 2 8 और 4, ठीक है, 4,896, सॉरी 4,896 व्यक्ति हमारे वोट डालते हैं। और अमेरिका में कितने वोट डालते हैं? ओनली 57, ठीक है। वहां वोट की वैल्यू अमेरिका में 538, और हमारे यहाँ वोट की वैल्यू आपको पता ही है। हमारे वोट की वैल्यू कितनी है? हमारे यहाँ वोट की वैल्यू जो आती है निकल कर, वो आती है जनसंख्या के हिसाब से। मतलब हर राज्य के जनसंख्या के हर राज्य के जो विधायक उसकी जो वोट वैल्यू वो अलग आती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो यूपी, उत्तर प्रदेश के एक विधायक की जो वोट की वैल्यू आती है वो आती है 208। कितनी आती है? 208। वहीं पर तमिलनाडु की जो वोट की वैल्यू आती है 176। झारखंड की वोट की वैल्यू और तमिलनाडु की वोट की वैल्यू बराबर 176 आती है। बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 आती है। लेकिन सबसे कम राज्यों में सबसे कम जो वोट की वैल्यू आती है हमारे भारत में, वो आती है सिक्किम के एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी है? 7। तो ये आपको नहीं लगता ये संवैधानिक है कि एक व्यक्ति की जो वोट की वैल्यू है वो 208 है, और ये व्यक्ति की जो वोट की वैल्यू है वो 7 है। तो यदि उत्तर प्रदेश वाले किसी पार्टी समर्थित हैं और वो राष्ट्रपति को वोट देंगे, तो राष्ट्रपति तो उन्हीं के अनुसार बनेगा ना, सिक्किम वालों के अनुसार तो नहीं बन सकता। तो इस प्रकार की कुछ कमियां हैं हमारे भारतीय संविधान में, जिन्हें दूर करने की समय समय पर कोशिश होती रही है, ठीक है। और उससे कम फिर अरुणाचल प्रदेश की आती है वोट की वैल्यू 8। तो देखो कहां यूपी 208, कहां सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 7-8, यहीं पर सिमट गए। इनकी वोट की वैल्यू कितनी कम है, यूपी कितनी ज्यादा है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। अगर वर्तमान की जनसंख्या जोड़ दी जाए कि 2021 या सॉरी जो पीछे हुई है जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो आपको पता है फिर यूपी का क्या हाल होगा। यूपी की जो विधायक की वोट वैल्यू वो कितनी आएगी, तो इसका कैलकुलेशन करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये वोट की वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वोट की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। वोट देने वाले आ गए। वोट कौन कौन देंगे ये भी हमें मालूम पड़ गया, लेकिन वोट देंगे कैसे, मेन बात ये। अब यहां पर जो सिस्टम है वो अन्य जो इलेक्शन होते हैं, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उसकी तरह यहां पर इलेक्शन नहीं है कि जो आगे निकला वो जीत गया। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधायक का इलेक्शन होता है, तो वहां पर जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए वो इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर जो सिस्टम है वो क्या है, यहां पर चक्रीय गणना होती है। वरीयता के अनुसार आपको वोट देना होता है, वरीयता के अनुसार आपको जो है प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। तो यहां पर पहले आप समझ लेते हैं अभी की जो है इनकी जो मतगणना है राष्ट्रपति की वो कैसे होती है। देखो, राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतने के लिए उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। न्यूनतम कोटा का मतलब क्या है,
आधे से एक अधिक यानी कि 50, यदि कि 100 वोट हैं, 100 वोट में 50 + 1 बराबर 51 उसे हासिल करने पड़ेंगे। ठीक है, आधे से एक अधिक उसे न्यूनतम कोटा बोलते हैं, न्यूनतम कोटा उसे प्राप्त करना होगा। अब जैसे सपोज करो कि 4 व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हैं। कितने व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हैं, पहले थोड़ा समझ लीजिए। कितने व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हैं, 4 व्यक्ति, ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 व्यक्ति इलेक्शन में खड़े। अब आप चले गए वोट देने। ठीक है, इन 4 व्यक्तियों में जब आप वोट देने जाओगे तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दो। आप इन चारों को वोट दोगे और इन चारों को, अगर सपोज करो कि 100 वोट हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। 100 वोट हैं, ए को 40 वोट, बी को 30, सी को 20 और डी को 10। 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100। करेक्ट है। अगर इतने वोट मिले तो यहां पर 100 वोटों का आधे से अधिक कितना हो रहा है, 51। तो 51 तो किसी को नहीं मिले, तो इसका मतलब कोई इलेक्शन जीता नहीं यहां पर। तो यहां पर फिर क्या होगा, जो जिसे सबसे कम वोट मिलते हैं उससे राष्ट्रपति की रेस से बाहर कर दिया जाता है, और जो उसके वोट होते हैं उनमें फिर द्वितीय वरीयता का क्रम देखा जाता है कि उन्होंने सेकंड वरीयता, जो 10 वोट हैं, इन्होंने जो सेकंड वरीयता किसे किसे दी थी। जैसे कि अगर डी को 10 वोट मिले हैं तो डी को खत्म कर दिया जाएगा यहां से। ठीक है, अब डी को खत्म कर देगा। डी के वोट कितने थे, डी के वोट थे 10। अब ये 10 वोट किसे किसे बटे, या तो ए को मिलेंगे, या बी को मिलेंगे, या सी को मिलेंगे। हो सकता है ए को 5 वोट मिले हों, बी को 3 मिले हों, सी को 2 मिले हों। 5, 3, 8 और 2, 10। और ये वोट अगर यहां पर जोड़ दिए जाएं, 40 प्लस ए को कितने हैं, 5। ठीक है, बी को कितने हैं, 3, और सी को कितने हैं, 2। तो यहां कितने हुए, 22, यहां कितने हुए, 33, और यहां कितने हुए, 45। तो अभी भी नहीं जीते, 51 तो किसी के अभी भी नहीं हुए। तो इलेक्शन आखिर जीता कौन, तो ये आपको पता ही है कि वरीयता का क्रम। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसे सबसे कम वोट मिले हैं, सी को 22 मिले थे, उसे समाप्त कर दिया जाएगा रेस से। अब कितने व्यक्ति बचे, 2 व्यक्ति बचे, ए और बी, और सी के पास कितने वोट थे, सी के पास वोट थे 22। अब इसकी सेकंड क्रम देखा जाएगा, तो सी के जो 22 वोट हैं या तो ए को मिले होंगे या बी को मिले होंगे। 22 वोट हैं, इन 22 वोटों में से ए को कितने मिले, सपोज करो कि ए को मिल गए यहां से जो है 15 वोट, बी को कितने मिले, 7 वोट। तो ए को अगर मैं यहां पर 15 जोड़ दूं तो ये कितना होगा, और यहां मैं अगर 7 जोड़ दूं तो ये कितना हुआ, 7 और 33, ये तो 40 रह गया, और ये कितना हो गया, 60। तो इलेक्शन कौन जीता, ए। ये सिस्टम है राष्ट्रपति के इलेक्शन का। तो कौन जीतेगा, ए जीतेगा। ये नहीं कि जब तक उसका न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता, आधे से एक अधिक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वो क्रम चलता रहेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पहले ही चक्र की गणना में, क्योंकि 2 ही ज्यादातर मेन व्यक्ति रहते हैं, फाइनल हो जाता है। लेकिन द्वितीय चक्र की गणना में जो आज तक राष्ट्रपति जीते वो कौन थे, बीवी गिरी। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना और इलेक्शन। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर ये कुछ बातें थी। वहीं पर आर्टिकल 56 की भी बात कर लेते हैं। 56, आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, थोड़ा सुनना आप। पदावधि यानी वो कितने टाइम तक राष्ट्रपति रहेगा, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति रहे। वो कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसे दे सकता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और उससे पहले भी, अपने 5 वर्ष पूरे होने से पहले से भी त्यागपत्र दे सकता है। और यदि उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, अभी हम पढ़ेंगे 61, आर्टिकल 61 में कि किस तरीके से उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। लेकिन यहां पर अगर राष्ट्रपति 2 या 3 वर्ष तक रहा और अचानक से उसकी डेथ हो जाए,
या त्यागपत्र दे दे, तो उस स्थिति में क्या होगा? देखो, संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हर हाल में जो डेट निश्चित की गई है उस डेट पर होकर रहेगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, राष्ट्रपति का इलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर इन केस बीच में कुछ हो जाए तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो 6 महीने में के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति के इलेक्शन। और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, यदि पहले राष्ट्रपति ने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो सेकंड इलेक्शन जब होगा नए राष्ट्रपति के लिए तो वो 2 वर्ष के लिए नहीं चुना जाएगा, वो फिर पुनः 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। आती है इतनी बात समझ में? तो यहीं पर राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर कई प्रकार की भ्रांति ये भी है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर सपोज करो कि किसी राज्य की विधानसभा उस समय भंग है जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, तो क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा? तो बिल्कुल होगा। इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि किसी राज्य की विधानसभा भंग थी इसलिए राष्ट्रपति का इलेक्शन अवैध है। नहीं, राष्ट्रपति का इलेक्शन वैध माना जाएगा, चाहे भले ही किसी राज्य की विधानसभा भंग हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पदावधि आपको मालूम पड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन। देखो, हमारे भारत का राष्ट्रपति कितनी ही बार इलेक्शन लड़ सकता है, जबकि अमेरिका में वहां सिर्फ 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है। कितनी बार? 2 बार। हमारे राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ परंपरागत रूप से राष्ट्रपति जो एक बार बन जाता है वो दोबारा इलेक्शन लड़ता नहीं है। इसके पीछे क्या है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्शन लड़े थे फर्स्ट वाला, और उसके बाद जो सेकंड का नंबर आया 1957 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी में थोड़े मतभेद हो गए। तो जवाहरलाल नेहरू जी उसके लिए एक अध्यादेश भी लाने के तैयार थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ऐसा अध्यादेश मत लाइए, मैं अगली बार इलेक्शन पर नहीं खड़ा होऊंगा। तो परंपरागत बात अभी भी चली आ रही कि हमारे कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो एक ही बार जो है इलेक्शन पर खड़ा होता है और फिर दोबारा किसी नेक्स्ट को जो है मौका दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन संविधान मौन है पुनः निर्वाचन पर। ये मैं आपको बता देता हूं कि संविधान यहाँ पर बिल्कुल कुछ कहता नहीं है, परंपरागत रूप से चला आ रहा है कि एक बार इलेक्शन पे आप खड़े हो गए, एक बार राष्ट्रपति बन के दोबारा मतलब नहीं है, एक बार में आपने सारी सुख सुविधाएं भोग ली। ठीक है, वही अनुच्छेद 58 मैंने आपको बताया, ये 58 में क्या है कि विशेषताएं, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। अनुच्छेद 59 ये है शर्तें। मतलब शर्तें ये हैं कि यदि आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन पर खड़ा होना है तो निर्वाचन की तिथि से, यदि आप किसी सदन के सदस्य हैं, किसी भी मतलब जो है विधानसभा में आप कहीं सदस्य हैं या संसद में कहीं आप सदस्य हैं, तो आप निर्वाचन की तिथि से आपका पद खाली समझा जाएगा। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, यदि आप राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो आपको कोई अन्य पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी, आप कोई दूसरा पद ग्रहण कर ही नहीं सकते। ये शर्तें हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। अनुसूची 3 में आपको मालूम है शपथ का उल्लेख है, कई अधिकारियों के बारे में शपथ का उल्लेख है, लेकिन आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख नहीं है, ना ही राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है और ना ही वहां पर जो है उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख है। इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। इन्हें परिरक्षण, संरक्षण और अक्षुषण संविधान को बनाए रखने की शपथ लेनी पड़ती है। इनकी जो शपथ है वो संविधान को परिरक्षण, अक्षुषण और संरक्षण रखने की शपथ ये लोग लेते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 60। वहीं पर जो एक महत्वपूर्ण और आर्टिकल आ जाता है वो आ जाता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, ठीक है, तो उस पर अब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। यदि कोई भी सदन 1/4 सदस्यों से प्रस्ताव पारित कर दे और उस सदन के 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर दें
और फिर वो नेक्स्ट सदन में चला जाए, वहां के भी सदस्य अगर 2/3 सदस्य हैं, अगर उस प्रस्ताव को पास कर दे, उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो राष्ट्रपति का पद उसी समय से खाली समझा जाएगा। हालांकि उसके पीछे प्रावधान है कि राष्ट्रपति को ऐसा करने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद आपको पता है 62, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि पद रिक्ति के बारे में है। पद रिक्ति की कितने समय में इलेक्शन हो जाएगा राष्ट्रपति का? अगर पद खाली है तो 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होना आवश्यक है। 6 माह से ज्यादा राष्ट्रपति के पद को हम खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, देखो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति बनता है, अगर वो किसी कारण से अपना पद छोड़ दे या एक्सपायर हो जाए, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में अगर वहां का राष्ट्रपति एक्सपायर हो जाए या अपना पद छोड़ दे, तो जो वहां का उपराष्ट्रपति होता है वो ही राष्ट्रपति बन जाता है। फिर वहां इलेक्शन की संभावना नहीं है। वहां हमारे यहाँ तो एक बार को 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन अमेरिका जैसे देश में वहां पर जो उपराष्ट्रपति वही राष्ट्रपति हो जाता है। और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन 6 माह के भीतर हस्ताक्षर भी, 6 माह के भीतर इलेक्शन भी कराना होगा, ऐसा प्रावधान है। पद रिक्ति के समय में मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति बनेगा तो जो अगले राष्ट्रपति बनेगा 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो डिस्प्यूट है उन्हें सुधारने की बात की गई है कि यदि देखो राष्ट्रपति का इलेक्शन 20 जुलाई को हो जाता है, 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति शपथ ले लेता है, और जो पुराना राष्ट्रपति है वो जब तक अपना पद नहीं छोड़ता जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। क्लियर है? तो ये जो बीच में 4 दिन बचते हैं हमारे पास कि 20 जुलाई को इलेक्शन और 24 जुलाई तक का समय, जो 4 दिन है, 25 को तो शपथ लेनी है, वो 4 दिन हमारे पास उस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए रहते हैं कि कुछ लोग जैसे कि इलेक्शन में आरोप लगाते हैं, हालांकि जो हारते हैं इलेक्शन उन्हें ये दुख रहता ही है या उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, इलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तो वो उस प्रक्रिया के अंतर्गत कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि उन 4 दिन में उस डिस्प्यूट को हम सुलझा लेंगे। ठीक है, और 25 जुलाई को राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है और जो पहला राष्ट्रपति होता है वो अपने पद को छोड़ता है। तो ये राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर भारत में प्रक्रिया है। ठीक है, आर्टिकल 71 आपको पता राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो भी डिस्प्यूट है उन्हें सुलझाने की बात कही गई है। तो जो आर्टिकल्स थे भारत के राष्ट्रपति को लेकर वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज लेक्चर खत्म होता है आज यहीं पर। नेक्स्ट हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।